वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है क्रांति। उसी तरह एक अंडररेटेड मूवी है। कहानी ये है कि गांव में लगातार लड़कियां मिसिंग होने लगती है, तो ऐसे में मूवी का हीरो कैसे उन कल्प्रिट्स को पकड़ा, उन लड़कियों को ढूंढ निकाला, इसी बेस पर है इस मूवी की कहानी। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही काकीनाडा के वनटोन पुलिस स्टेशन के पास एक बूढ़ा बंदा आता है। वहाँ के सीए से कहने लगता है कि सर, मुझे लगता है कि मेरी बेटी मिसिंग हो गई है। कल वो अपने काम पर गई थी, लेकिन रात होने के बावजूद भी वो अभी तक घर वापस नहीं आई। अगर कुछ होता तो वो हमको फोन करके बता देती। लेकिन ये पुलिस वाला इस बंदे की कंप्लेंट तक नहीं लेता। यही कहने लगता है, आप कंप्लेंट देकर जाइए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद ये बंदा काफी दिनों तक पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने लगता है, लेकिन ये पुलिस वाला ढंग से काम ही नहीं करता। यहीं पर हमको एक और बात पता चलती है कि इस टाउन में और काफी सारी लड़कियां मिसिंग हो चुकी है। उन लड़कियों के फादर्स इस पुलिस स्टेशन के पास हर रोज आकर इस पुलिस वाले से अपनी बेटियों के बारे में पूछते रहते हैं। किसी की बेटी 1 साल से मिसिंग हुई होती है, किसी की 6 महीनों से, किसी की 2 साल से, किसी की 8 महीने से। लेकिन ये पुलिस वाला इन लोगों से यही कहने लगता है कि हम लोग हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर कुछ होगा तो हम तुम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। दूसरी सीन में इस मूवी के हीरो राम को दिखाया जाता है, जो बीच के पास जॉगिंग कर रहा होता है। तभी राम के पास इसका फ्रेंड आता है, अपने घर बुला ले जाने लगता है। घर जाते समय कहने लगता है कि अरे यार, एक्चुअली आज मेरी बेटी का बर्थडे है। मैंने अपने सारे रिलेटिव्स को अपने घर पर बुलाया फंक्शन के लिए, और उसी तरह कल मैंने मेरी बेटी के लिए एक सोने की चेन खरीदी थी। आज मैंने अपनी बेटी के बर्थडे के दिन उसको गिफ्ट देने वाला था। उस चेन को जब कबोर्ड से निकाल रहा था तो अर्जेंटली मुझे एक कॉल आ गया। तो उस चेन को मैं टेबल पर रखकर साइड में चला गया फोन में बात करने के लिए। जब मैं वापस लौट कर आया तो टेबल पर चेन मौजूद नहीं थी। अब मैं मेरे रिश्तेदारों से ये डायरेक्टली सवाल नहीं कर सकता, और उसी तरह मैं पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकता। घर का मामला है, प्लीज यार तुम ही इस मामले को सुलझा दो ना। एक्चुअली राम पुलिस की जॉब को हासिल करने वाला होता है, मतलब उसी की प्रिपरेशंस वगैरह करते रहता है। खैर, राम अपने फ्रेंड के घर पर आकर इसके फ्रेंड के सारे रिलेटिव्स को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने लगता है। तो ये देखता है कि सारे लोग बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं खुशी के साथ। राम अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि डायरेक्टली मैं भी तुम्हारे रिश्तेदारों से ये सवाल नहीं पूछ सकता, तुम एक काम करो, अपनी बीवी के पास जाकर उसको खूब डांट दो। तो राम का फ्रेंड उसी तरह से अपनी बीवी को बहुत डांटने लगता है। थोड़ी देर के बाद उस बंदे की बीवी अपने रिश्तेदारों के सामने आकर बहुत रोने लगती है। तो वहाँ की औरतें पूछने लगती है, अरे यार तुमको क्या हुआ, क्यों रो रही हो फंक्शन के दिन। ये औरत कहने लगती है, अरे दीदी, कल मेरे पति ने मेरी बेटी के लिए सोने की चेन खरीदा था, अब वो मेरे हाथों से गुम हो गई, इसलिए मुझे कमरे में बुलाकर बहुत डांटने लगे। वहाँ की औरतें कहने लगती है, अरे हर एक मर्द को गुस्सा आएगा ही ना, तुम उस चैन को थोड़ा ध्यान से संभाल के रखती। ये औरत कहने लगती है, अरे बात वो नहीं है दीदी, वो तो असली वाली सोने की चैन नहीं थी, वो तो रोल गोल्ड है। उसी बात पर मुझे इतना डांटने लगे। तो तभी इस ग्रुप में की एक औरत थोड़ा साइड में जाकर इस चैन को चेक करने लगती है कि ये सोना है या फेक। तभी राम और उसका फ्रेंड इस औरत को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। तो वो औरत शर्मिंदगी की वजह से राम के फ्रेंड को सॉरी बोलकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और इसी तरह राम का फ्रेंड राम को थैंक यू भी बोलने लगता है कि बिना किसी पर उंगली उठाए तुमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। उसके बाद राम अपनी गर्लफ्रेंड संध्या से मिलने के लिए बीच के पास जाता है। हर बार संध्या राम से यही कहती रहती है कि कब हम दोनों की शादी होगी, कब तुम हमारे घर पर आकर मेरे पापा से मेरा हाथ मांगोगे। राम भी यही कहने लगता है कि पहले मेरी जॉब लग जाए, मैं जॉब हासिल कर लूँ, तब जाके मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा। एक्चुअली बहुत सालों से ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। अब संध्या के घर वाले इसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं, इसीलिए संध्या राम से ऐसा कहने लगती है। तो फाइनली राम मान जाता है कि कल ये संध्या के पापा से मुलाकात करेगा, इन दोनों की शादी की बात करेगा। दूसरे सीन में किसी ब्रिज के पास एक गाड़ी आकर रुकती है, और वो गाड़ी वाला बंदा अपने कार की डिक्की ओपन करके एक थैला निकालकर ब्रिज के नीचे फेंक देता है पानी में, और ये थैला खून से भरा होता है। और उसी तरह वो बंदा अपने चेहरे को मास्क पहना होता है। खैर, दूसरे दिन जब राम संध्या के घर पर जा रहा होता है तो उसी नदी के किनारे काफी सारी भीड़ लगी होती है। जब राम वहाँ पर जाता है तो एक थैले में संध्या की लाश नजर आती है इसको। मतलब पिछले सीन में जो थैला फेंका था ना, उस थैले में संध्या की लाश होती है। संध्या की लाश को देखकर राम के तो होश ही उड़ जाते हैं। वहीं बैठकर बेचारा बहुत दुखी होने लगता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले यहाँ पर आकर संध्या की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। उसके बाद सीन 310 दिन के बाद शिफ्ट होता है। इतने महीने गुजरने के बावजूद भी राम अभी तक संध्या को भूल नहीं पाता।
बेचारा राम बहुत डिप्रेशन में जा चुका होता है, किसी से बात नहीं करता, इवन अपनी माँ से भी नहीं बात करता, कहीं पर घूमने नहीं जाता, हर वक्त अकेला बैठकर संध्या की ही याद करते रहता है। वो सदमे से अभी तक बाहर नहीं आया होता। तो एक दिन राम की माँ राम को लेकर एक थेरेपिस्ट के पास जाती है। ये डॉक्टर राम की इंस्पेक्शन करके बाहर वेट करने के लिए कहता है। बाद में राम की माँ से एक रियल इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है कि राजस्थान के किसी एरिया में एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। उन दोनों का घर अपोजिट साइड में था, जिसकी वजह से वो लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से देखते थे। एक दिन इन दोनों के घर वालों को इनके प्यार के बारे में पता लग जाता है, जिसकी वजह से ये दो घर वाले अपने घर के बीच एक बड़ी सी दीवार खड़ा कर देते हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे को ना देख पाए। अब ये लड़की उस लड़के को देख नहीं पा रही होती। कुछ दिन गुजरने के बाद उस लड़की की नजर चली जाती है, मतलब वो ब्लाइंड हो जाती है। जब इस लड़की को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर इस लड़की के पेरेंट्स से कहने लगता है कि ये लड़की हर रोज अपने प्यार को देखा करती थी, लेकिन जब बीच में दीवार खड़ा कर दी तो इस लड़की को पता लग गया कि ये लड़की कभी भी उस लड़के को देख नहीं पाएगी, जिसकी वजह से इस लड़की के ब्रेन में कुछ नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से ये लड़की अंधी हो गई। ऐसा सिर्फ प्यार में ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोई पियक्कड़ बंदा हर रोज दारू पिएगा तभी उसका ब्रेन काम कर सकता है। तो सेम उसी तरह से आपके बेटे को उस लड़की की आदत पड़ गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी बेटी की हालत स्टार्टिंग स्टेज पर ही है। आप उस लड़की को भुलाने की कोशिश करवाइए। खैर दूसरे दिन राम की कजिन विनीता राम के पास आकर इससे बात करने की कोशिश करने लगती है, मतलब राम से अपने प्यार का इजहार करने लगती है। पूछने लगती है कि राम हमारी शादी कब होगी, लेकिन राम विनीता की बातों पर इतना ध्यान ही नहीं देता, इसे हर वक्त अवॉइड करते रहता है, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एक दिन रम्या नाम की एक लड़की राम के घर पर आकर राम को राखी बांधने लगती है। कुछ सालों पहले रम्या की भाई की डेथ हो गई थी, इसीलिए रम्या राम को अपना भाई मानती रहती है। लेकिन राखी बांधने के बाद भी राम कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता है। लेकिन फिर भी राम की माँ रम्या से कहने लगती है कि बेटा जब तुमको जी करे हमारे घर आ जाया करो, मेरी भी कोई बेटी नहीं है, आज के बाद से तुम ही मेरी बेटी हो। खैर इसके कुछ दिनों बाद अचानक से रम्या गायब हो जाती है। रम्या का फादर पुलिस स्टेशन पर आकर रम्या की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगता है, लेकिन ये पुलिस वाला इसकी कंप्लेंट नहीं लेता। तो रम्या का फादर समझ जाता है, अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर टेबल पर रखता है। तब जाके ये इंस्पेक्टर रम्या की मिसिंग कंप्लेंट लिखने लगता है, कहने लगता है कि अब आपका काम हो जाएगा, हम फटाफट से हमारी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर देंगे। दूसरे सीन में रम्या को दिखाया जाता है जो बेचारी किसी जगह पर बंदी होती है। इसके पास एक मांस वाला बंदा आता है, मतलब वो किडनैपर आता है खाना लेकर, लेकिन रम्या रोते हुए इस खाने को ठुकराने लगती है। ये मांस वाला बंदा कहने लगता है कि चुपचाप खाना खा लो वरना तुम्हारी भी उसी लड़की की तरह हालत होगी। एक्चुअली संध्या को भी इसे गैंग वालों ने किडनैप किया था, लेकिन लकीली जब संध्या इनके चंगुल से बचकर भाग निकलती है तो वो लोग संध्या को पकड़ ही लेते हैं। मास्क वाला बंदा जब संध्या को एक छापड़ लगाता है तो संध्या नीचे गिरकर इसके सर को चोट आ जाती है। अगर इसको हॉस्पिटल ले जाते तो इसकी जान बच सकती थी, लेकिन ये लोग संध्या को इसका गला घोटकर मार देते हैं कि जख्मी लड़की हमारे कोई काम की नहीं है, इससे अच्छा ये मरना ही बेहतर है। तो संध्या के बारे में सुनने के बाद रम्या बहुत रोने लगती है कि संध्या को इन्हीं लोगों ने मारा। खैर दूसरे दिन राम की माँ राम के पास आकर कहने लगती है कि बेटा राम, संध्या की तरह रम्या को भी ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज राम तुम कुछ करो, उसने तुम्हें राखी बांधी। लेकिन राम अपनी माँ की बातों को इग्नोर करते हुए दोबारा बीच के पास जाकर संध्या को ही याद करते रहता है, हर वक्त संध्या को ही इमेजिनेशन करते रहता है। तो इस बार राम ऐसा इमेजिनेशन करने लगता है कि संध्या इसके पास आकर इसको हौसला देने लगती है कि कितने दिनों तक मुझे याद करके दुखी रहोगे, राम तुम ही अब बाकी लड़कियों को बचा सकते हो। मतलब इस तरह से राम इमेजिनेशन करने लगता है। तो फाइनली राम ठान लेता है कि रम्या को फाइंड आउट करेगा। अपनी माँ के पास जाकर अपनी माँ से यही पूछने लगता है कि रम्या को बचाने के बाद क्या मैं यहाँ पर लाऊं या उसके घर पर ड्रॉप कर दूं। अब बहुत दिनों के बाद राम की माँ राम की आवाज़ सुनी होती है, बहुत खुश हो जाती है, राम से कहने लगती है कि तुम रम्या को यहीं पर ही ला दो, मैं उसके लिए स्वीट्स बनाकर रखूंगी। दूसरी तरफ जब वो पुलिस वाला किसी जगह पर दारू पी रहा होता है तो एक मिनिस्टर उस पुलिस वालों को फोन करके ये कहने लगता है मेरी फ्रेंड की बेटी मिसिंग हो चुकी है, फटाफट से उसे फाइंड आउट करो। इस तरह से इस पुलिस वाले के ऊपर प्रेशर डालने लगता है। अब मिनिस्टर के साइड से कॉल आने की वजह से ये पुलिस वाला अपने कांस्टेबल को बोलकर सारा स्ट्रेस इसके सर पर डाल देता है कि आसपास के हर एक छोटे से छोटे गांव में जाकर लोगों से पूछताछ करो, अगर कोई क्लू मिला तो मुझे इन्फॉर्म करो,
उसके बाद जब ये कांस्टेबल दूसरे गांव पर जा रहा होता है तभी इसके पास राम आता है, मतलब इसका रिलेटिव होता है ये। इस कांस्टेबल से रम्या के केस के बारे में पूछने लगता है कि अब तक पुलिस वालों को कौन से क्लूज मिले। कहने लगता है कि जिस दिन रम्या मिस हो गई थी उस दिन रम्या किसी लड़की के साथ लाइट हाउस के पास आई थी गाड़ी में। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज से ये बात पता चली और उसी तरह उस टाइम रम्या ने बुर्खा पहना था। जब राम उस लाइट हाउस के सीसीटीवी फुटेज को देखता है तो सच में रम्या बुर्खा पहनी होती है, इसके पीछे एक और लड़की होती है, ये दोनों बाइक पर कहीं पर जा रहे होते हैं। तो राम कांस्टेबल से कहने लगता है कि रम्या का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ऐसे में रम्या को बुर्खा पहनकर इतनी रात को लाइट हाउस के पास जाने की क्या जरूरत, और वो भी एक लड़की के साथ क्यों आई थी, कौन थी वो लड़की। कांस्टेबल कहने लगता है कि उस प्लेस पर हमको रम्या की चुन्नी भी मिली। लाइट हाउस के उस साइड एक छोटा सा गांव है, लेकिन हम अकेले उस गांव में नहीं जा सकते। वो गांव वाले हम लोगों को, मतलब पुलिस वालों को अंदर आने नहीं देते। हमें एक स्पेशल फोर्स चाहिए उस गांव के अंदर जाने के लिए। राम, हमारा शक ये है कि रम्या उसी गांव में हो सकती है। राम कहने लगता है कि हमें स्पेशल फोर्स की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरा फ्रेंड्स फोर्स है। इस तरह से अपने सारे दोस्तों को अपने पास बुलाकर ये सारे लोग उस गांव पर जाते हैं, हर एक घर की तलाशी लेने लगते हैं। लेकिन ये लोग सारा दिन तलाश करने पर भी एक भी क्लू नहीं मिलता राम को। रात होने के बाद जब ये सारे लोग खाना खा रहे होते हैं तभी राम का एक फ्रेंड लेट से इनके पास आता है। एक बंदा पूछने लगता है, अरे यार इतना लेट क्यों आए तुम। ये बंदा कहने लगता है, अरे यार वहाँ पर बहुत ट्रैफिक थी इसलिए आने में देर हो गई। तो ये सुनने के बाद राम के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है, एक बात खनकती है। फटाफट से राम विनीता को कॉल करके ये पूछने लगता है कि रम्या मिस होने से पहले तुम दोनों के बीच क्या बात हुई थी। विनीता कहने लगती है कि एक्चुअली उस दिन तुम्हारा बर्थडे था ना, रम्या ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट को खरीदा था। राम पूछने लगता है कि कितने बजे कॉल किया था। विनीता कहने लगती है तकरीबन 9:30 बजे। बस उसके बाद उसके साइड से कोई भी कॉल नहीं आया और विनीता के मोबाइल में ऑटो रिकॉर्डिंग होती है, तो राम इससे वो रिकॉर्डिंग मांगने लगता है। खैर उसके बाद राम अपनी बाइक लेकर उसी रूट से जाने लगता है जिस रूट से रम्या गई थी, और रास्ते के दरमियान रम्या को इमेजिनेशन करते रहता है। सोचने लगता है कि रम्या का प्लान था कि 12 बजे मुझे सरप्राइज देगी, वो गिफ्ट देकर मुझे विश करेगी। लेकिन 11:30 बजे रम्या उस लाइट हाउस के पास क्यों गई, और वो भी बुर्खा पहनकर। सोचने लगता है कि कुछ न कुछ जरूर मिस हो रहा है। तभी राम के दो फ्रेंड्स राम के पास आकर पूछने लगते हैं कि कुछ पता चला। राम कहने लगता है कि रम्या 9 से 9:30 बजे तक गिफ्ट शॉप में जाकर मेरे लिए गिफ्ट को खरीदा। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से रम्या 11:30 बजे लाइट हाउस के पास से गुजरी। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि 9:30 और 11:30 के बीच ऐसा क्या हुआ था। उसी वक्त विनीता राम को अपनी कॉल रिकॉर्डिंग भेजती है। जब राम इस रिकॉर्डिंग को सुनता है तो इसको ये बात पता चलती है, जब विनीता और रम्या फोन में बात कर रहे थे तो तभी कुछ लोग आकर रम्या को कहीं पर ले जाते हैं। मतलब रिकॉर्डिंग में रम्या की चीखने चिल्लाने की आवाज रिकॉर्ड हो चुकी होती है, और उसी तरह बैकग्राउंड में एक कार की आवाज भी सुनाई देती है राम को। उसके बाद राम अपने दोस्तों से कहने लगता है कि रम्या को एक कार में किडनैप करके ले गए, तो ऐसे में उसकी बाइक लाइट हाउस के पास कैसे जा सकती है। इस तरह से दोबारा उसी सीसीटीवी फुटेज को थरोली चेक करने लगता है कि पहले बुरखे में उसके पीछे एक लड़की बैठकर बाइक पर उस साइड पर गई। 15 मिनट के बाद एक लड़की उसी गाड़ी को लेकर इस तरफ आई, और थोड़ी देर के बाद 2 लड़के पैदल चलते हुए दूसरी तरफ जाने लगे। ये देखकर राम को समझ में आ जाता है कि एक्चुअली उस बाइक पर रम्या थी ही नहीं, वो तो कोई और थे जो बुर्खा पहन के रखा था। लास्ट में जब 2 लड़के वापस आ रहे थे उनके बारे में पता करके राम उन दोनों को पकड़ लेता है। ये 2 लड़के कहने लगते हैं कि भैया हमको कुछ नहीं पता, किसी बंदे ने हमको एक बाइक की चाबी देकर उस तरफ जाने के लिए कहा, बदले में वो हमको पैसे देगा, इसलिए हम लोग बाइक लेकर उस तरफ से गुजरे। तो लड़कों की बातें सुनकर राम को समझ में आ जाता है कि किडनैपर्स ने पुलिस वालों को चकमा देने के लिए ऐसा किया। पुलिस वालों को ये दिखाने लगे कि रम्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ बुर्खा पहनकर भाग गई, हालांकि बुर्खे में रम्या थी ही नहीं। इस तरह से राम हर एक एंगल से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। दूसरी तरफ रम्या को वो किडनैपर्स बहुत टॉर्चर करते रहते हैं। रम्या से कहने लगते हैं कि जल्द ही तुमको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। खैर एक दिन राम संध्या के घर पर आता है इसके पापा से बात करने के लिए। कहने लगता है कि संध्या बहुत ही स्मार्ट लड़की है, मुझे लगता है कि उसने मेरे लिए कोई ना कोई क्लू छोड़कर गई होगी। क्या संध्या की रिलेटेड कोई सामान है? तो संध्या का फादर राम को संध्या की बैग देने लगता है। इस बैग में चेक करने पर कुछ खास नहीं होता, सिर्फ संध्या का मोबाइल होता है और वो भी स्विच ऑफ हुआ। राम संध्या के फादर को थैंक यू बोलकर फटाफट से अपने घर पर जाकर इसको चार्जिंग पर लगाता है। जब संध्या का फोन ऑन होता है तभी इस फोन में अलार्म बजकर
एक नंबर शो होने लगता है। एक्चुअली जब वो लोग संध्या को किडनैप करके ले जा रहे थे तो संध्या गाड़ी में ही होश में आ गई थी। उसी वक्त संध्या ने दो लोगों की बातें सुनने लगी थी। उन दोनों के बीच एक नंबर को एक्सचेंज हुआ था, शायद इन दोनों की किसी साथी का। तो संध्या अपना फोन निकालकर उस नंबर को अपने मोबाइल में फीड करने लगती है और उसी तरह एक अलार्म को भी सेट कर देती है कि जब भी ये मोबाइल ऑन होगा तो अलार्म बजकर ये नंबर नजर आएगा। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि संध्या राम को कॉल कर लेती या तो फिर पुलिस वालों को। एक्चुअली संध्या के मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, इसलिए संध्या ने ये काम किया। खैर राम बहुत खुश होता है कि इसको एक लीड मिल गई। तो दूसरे दिन राम और उसका फ्रेंड उस नंबर को ट्रैक करते हुए दूसरे शहर पर जाते हैं, उस बंदे के बारे में पूछने लगते हैं। तो यहाँ आने पर राम को ये बात पता चलती है कि जिस नाम पर वो नंबर था वो बंदा 2 साल पहले ही मर चुका है। यह सुनने के बाद बेचारा राम बहुत डिसअपॉइंट होने लगता है कि इसको ये लीड मिली थी और वो भी कुछ काम की नहीं रही। इस केस को कैसे आगे बढ़ाए इसको समझ में ही नहीं आता। तभी राम को एक जबरदस्त आइडिया आता है। अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाकर कहने लगता है कि क्रिमिनल कितना भी चालाक हो, हमें उसको भटकाना होगा। हम लोगों को एक ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा ताकि क्रिमिनल डर जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए। तो राम अपने शहर के हर एक घर पर जाकर हर एक औरत को एक काम करने के लिए कहता है, लेकिन वो औरतें राम की बात सुनकर टोटली मना करने लगते हैं कि अगर हम लोग ये काम करेंगे तो समाज में हमारी इज्जत क्या रहेगी, हमारी तो बदनामी होगी बेटा। इस तरह से सारे लोग मना कर देते हैं। लेकिन राम इन औरतों को अपने बचपन का एक इंसिडेंट बताने लगता है कि इसके बचपन में इसने एक बहुत बड़े हाथी को देखा और वो हाथी बड़े बड़े पेड़ों को गिरा सकता है, लेकिन अपने पैरों पर बंधे हुए चैन को तोड़ नहीं पाता। एक दिन राम ने इसका रीजन हाथी के ओनर से पूछा। हाथी का ओनर राम से कहने लगा कि बचपन से उस हाथी को चैन से बांधा जाता है। अब छोटे हाथी को चैन तोड़ने की उतनी ताकत नहीं होती, तो उसी मेंटालिटी के साथ वो हाथी बड़ा होने लगता है। बड़ा होने के बाद भी यही सोचने लगता है कि मैं ये चैन तोड़ नहीं पाऊंगा। हमारे अंदर एक टैलेंट होता है जो हम लोग पहचान नहीं पाते, यही सोचते रहते हैं कि हमसे ये ना हो पाएगा। ये सुनने के बाद सारी औरतें राम का साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो किडनैपर रम्या के पास दोबारा खाना लेकर आता है, तो रम्या गुस्से में आकर इसके चेहरे पर पानी फेंक देती है। तो यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि मांस वाला बंदा और कोई नहीं, वो पुलिस वाला होता है। इसी ने सारी लड़कियों का अपहरण किया। दूसरी तरफ शहर के सारे मर्द राम के पास आकर ही पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुमने हमारी बीवियों को क्या बताया। सारी औरतों ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, हमें खाना नहीं दे रही, हमारा ख्याल नहीं रख रही। राम कहने लगता है कि आप सारे लोग मिलकर पुलिस स्टेशन पर जाकर अपनी बीवी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाइए, बाद में क्या करना है मैं बताऊंगा। तो उसी तरह से पहले दिन कुछ मर्द पुलिस स्टेशन पर जाकर अपने बीवियों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगते हैं। देखते ही देखते ये तादाद और बढ़ने लगती है, मतलब बाकी औरतें भी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। इस टाउन की सिचुएशन को देखकर इनकी खबर मीडिया में भी प्ले होने लगती है और वो औरतें मीडिया से बात भी नहीं करना चाहती। मतलब सिंपल से बात करें तो वो सारी औरतें एक आंदोलन कर रही होती है। मीडिया वालों से कहने लगते हैं कि आप राम से बात कर लो। तो एक रात फाइनली सारे मीडिया वाले राम से मिलने के लिए आते हैं। मीडिया वालों से पूछने लगता है क्या हमारे देश में लड़कियां औरतें सेफ है। मीडिया वाले उल्टा राम से सवाल करने लगते हैं कि आपको क्या लगता है। राम कहने लगता है कि इसका आंसर आपके पास ही है, यहाँ पर सारे मीडिया वाले मर्द ही है, आपके दरमियान में लेडी रिपोर्टर क्यों नहीं। मीडिया वाले कहने लगते हैं कि रात का समय होने की वजह से कोई भी लेडीज काम नहीं करती। राम कहने लगता है वही मैं कहना चाहता हूँ, औरतें सिर्फ दिन में ही जॉब करती है, रात में नहीं, क्योंकि औरतों को सेफ्टी नहीं है। अब आते हैं इस केस के ऊपर। रम्या नाम की एक लड़की को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। पुलिस वाले इस पर एक्शन ही नहीं ले रहे। सिर्फ रम्या ही नहीं, रम्या की तरह काफी सारी लड़कियां मिसिंग हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से नो रिस्पॉन्स। ऐसा कहते हुए राम मीडिया वालों को रम्या की फोटो भी दिखाने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद एक लड़की राम को कॉल करके कहने लगती है कि भैया मैंने इस लड़की को देखा है, मैं एक्चुअली मिनिस्टर के घर में काम करती हूँ, वहीं पर इसको देखा। अब उस लड़की की बातें मीडिया वाले भी सुन लेते हैं। फटाफट सारे लोग उस मिनिस्टर के घर पर जाकर रम्या को बचा ले आते हैं। रम्या मीडिया के सामने आकर यही बात कहने लगती है कि मुझे अपहरण करने में वो मिनिस्टर और उस पुलिस वाले का हाथ है। उसके बाद जब राम इस पुलिस वाले को बहुत मार पीट कर पूछने लगता है कि बताओ तुम लड़कियों का किडनैप क्यों कर रहे थे, यह पुलिस वाला कहने लगता है कि एक्चुअली मुझे प्रमोशन चाहिए और उस मिनिस्टर को लड़कियां चाहिए, तो मैं उस मिनिस्टर को लड़कियां देता रहा, वो मुझे प्रमोशन करता रहा। उनके साथ बलात्कार करने के बाद
हम लोग ऐसी लड़कियों को मार देते हैं। ये सुनने के बाद राम उस पुलिस वाले और उस मिनिस्टर को बहुत मारने पीटने लगता है। फाइनली इन दोनों को भी उसी तरह से मार देता है जैसे ये दोनों लड़कियों को मारते हैं। इन दोनों की लाश को भी थैले में बांधकर उसी ब्रिज के पास जाकर पानी में डाल देता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।